Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नाइजर को, काफ़ी चर्चा में है ये, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और इसके बारे में लोकेशन में पहले भी पूछ चुका हूँ, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर आर शेवरॉय हिल्स लोकेटेड। नीचे ऑप्शन दिए गए, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला या फिर डी तमिलनाडु। देखो यहाँ पर सभी लोग पार्टिसिपेट करा करो, सभी लोगों को इसका आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खासकर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, सब कुछ डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आर्टिकल में ये बताया गया कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है ये काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है और इसने अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक कर दिए हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, इसमें आप लोग डेटा देख पा रहे होंगे। लगातार हम देख पा रहे हैं 2017-19 यहाँ पर लगातार आप देख पाओगे इन्फ्लेशन कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 2021 के अंदर जो ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठा और नवंबर के महीने में एग्जैक्टली जो ये आर्टिकल है ये नवंबर के महीने को टारगेट करता है कि नवंबर के महीने में जो ये WPI देखने को मिला है वो 14.23% के आसपास देखने को मिला है। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन पिछले कितने सालों में हम लोगों ने नहीं देखा है, खासकर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। अक्टूबर के महीने में ये 12.5% के आसपास था, लेकिन नवंबर के महीने में ये 14.23% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला कि जो नवंबर का ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है यहाँ पर इसने सही में पिछले काफ़ी महीने के रिकॉर्ड तोड़े और लगातार 8-9 महीने से इन्फ्लेशन ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। डबल डिजिट में हम लोग देख पा रहे हैं लगातार इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है। उसके बाद अब की बार हमने नवंबर के महीने में जो देखा है इन्फ्लेशन, उसके पीछे का रीज़न कुछ फ्यूल के प्राइसेस भी हैं। आप लोगों को मालूम होगा फ्यूल और पावर के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आया, जिसकी वजह से यहाँ पर WPI इंक्रीज हुआ। क्योंकि क्या है ना कि जो WPI होता है इसके अंदर हमारे बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि प्राइमरी आता है, प्राइमरी आइटम्स हो गए, फ्यूल एंड पावर भी हमारा WPI के अंदर में आता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हमारे WPI के अंदर आते हैं, ये आप लोग को मालूम होगा। सर्विसेज हमारी WPI के अंदर नहीं आती हैं, सर्विसेज जो हैं वो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आती हैं, वो भी मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे काफ़ी अच्छे से। फिलहाल अभी इस आर्टिकल के अंदर इतनी चीज़ें बताई गई हैं। अब ये बताओ क्या ये आर्टिकल सफिशिएंट है हमारे एग्जाम को टैकल करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा क्या ये पूछा जाएगा कि हाँ नवंबर के महीने का होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है या आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पर बनने वाला है। तो मैं एक एक करके चीज़ों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेशन को सिंपल टर्म में समझेंगे, जैसा कि मैं काफ़ी बार पहले ही बता चुका हूं। राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा इन्फ्लेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, ये रटा पड़ा है सभी लोगों को। काफ़ी बार मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। इनफैक्ट कल भी हमने इसको लेकर एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके अंदर प्राइस बढ़ रहा है, वो हमारा इन्फ्लेशन ही कहलाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को भारत के अंदर कैसे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर इंडिया
इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, और इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है ये यहाँ पर इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो दो इंडेक्स में हम लोग मेजर करते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। दूसरा होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको नाम से काफ़ी हद तक क्लियर चीज़ें हो चुकी होंगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट को बल्क में खरीदते हैं। आपने सुना होगा कि होलसेल में यहाँ पे हम लोग खरीदने जा रहे हैं, तो बल्क मतलब इकट्ठा काफ़ी सब कुछ खरीद रहे हैं, तो वो हमारा होलसेल के अंदर आता है। सीपीआई की बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर जो हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं, जो डेली बेसिस पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, ये जो बल्क में जब हम सामान खरीद रहे हैं, तो बल्क के अंदर जो सामान खरीद रहे हैं उसके अंदर जो प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस के अंदर जो बदलाव आ रहा है, वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। उसको मेजर किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो हम लोग अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे आप हो, मैं हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग फूड ले रहे हैं, मेडिकल केयर, एजुकेशन, क्योंकि मैंने जैसे बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज भी आती हैं। तो एजुकेशन एक सर्विस हो गई, सर्विस हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर नहीं आएगी। तो जो सर्विसेज हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर ये जो प्राइसेस है इसके अंदर जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इन प्राइसेस को मेजर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई एग्जैक्टली क्या होता है। पहला एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के पीछे के कारण होते क्या है कि हाँ, इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ रहा है। तीन मेजर कारण हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं मैं आपको, लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको लिख सकते हो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जब किसी प्रोडक्ट की, जब मान लो कोई गुड्स एंड सर्विस है, उसकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उधर से हो नहीं रही है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और डिमांड लगातार बढ़ चुकी है, तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो महंगाई है, एक तरीके से उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो वो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी outweigh the economy's ability to produce these goods and services is called demand pull inflation। आप ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्शन के अंदर जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट में भी वो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगा उतरेगा, है ना। अभी प्रोडक्शन मान लो 4 रुपये का हो रहा था, अब उस प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट बढ़ चुकी है, 5 रुपये का हो रहा है, तो वो मार्केट में यहाँ पर वो 6 या 7 रुपये का उतरेगा। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा आता है कौन सा, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी सैलरीज हैं, ठीक है, या मजदूरी है, वो भी लगातार बढ़ती रहे। जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारी मजदूरी बढ़ती रहे, ताकि हम लोग जो एक लिविंग कॉस्ट है उसको मेंटेन कर सकें। तो इसकी वजह से भी क्या होता रहता है, लगातार यहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। आई होप आप लोगों को तीनों कारण पता चले कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। दो चीज़ें हो गई, डब्ल्यूपीआई सीपीआई आपने सीखा, लेकिन अभी भी डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो है प्राइस के चेंजेस को मेजर किया जाता है एज अ रिटेल बायर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर में हम लोग रिटेलर के पास जा रहे हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप कह सकते हो कि हम लोग बल्क की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ढेर सारा सामान खरीद रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अपने हिसाब से जो हमें ज़रूरत है, हम लोग डेली बेसिस पर जो सामान खरीद रहे हैं, वो हमारा सीपीआई के अंडर में आ जाएगा। तो जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहले मैं उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो जो प्राइसेस के अंदर बदलाव है, जैसे खासकर यहाँ पर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, जब भी हम लोग यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं छोटा मोटा, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है, उसी को मेजर किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करने वाली बॉडी कौन सी है, तो उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, मैं जैसा लाता रहता हूं कि कौन सी चीज़ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कौन सी चीज़ कौन रिलीज करता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीपीआई को रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पर ये कैलकुलेट करता है जो हमारे प्राइस होते हैं कमोडिटीज़ और सर्विसेज के, उसके डिफरेंस को, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली काम क्या है, प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, उस चीज़ को मेजर करने का यहाँ पर काम करता है। और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर, जैसे फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें जो कि हम इंडियन कंज्यूमर्स अब खरीदते हैं अपना यूज़ करने के लिए, ठीक है, ये हुआ क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जब भी हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो 4 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये आपको चारों प्रकार याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स,
तीसरा CPI फॉर रूरल लेबरर और चौथा CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा वाला है ये रूरल अर्बन कंबाइंड वाला है, आपको ध्यान रखना है। अब इन तीनों चारों के बीच में एक डिफरेंस है। जो पहले तीन वाले आप देख पा रहे हो IW, AL और RL, ठीक है, ये जो पहले तीन वाले आपको ध्यान रखना है, पहले तीन वाले कंपाइल करे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, मतलब पहले तीन जो है पूरी तरह से प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो लास्ट वाला है CPI अर्बन रूरल कंबाइंड वाला, इसको यहाँ पर कंपाइल करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका हमारा बेस ईयर 2012 है, 2012 है। 2012 से हम लोग यहाँ पर हमेशा देखते हैं कि कितना चेंज आया है, कितना डिफरेंस आया है। 2012 से हम लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इन्फ्लेशन के अंदर। ये हुआ हमारा CPI। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस के बारे में, WPI के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइस के चेंजेस को मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो कि कौन से गुड्स को हम लोग मेजर करेंगे जो कि बल्क में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, बल्क मतलब इकट्ठा हम लोग बहुत सारे गुड्स को व्यापार कर रहे हैं, उनको खरीद बेच रहे हैं, तो उसके जो प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहा है उसको मेजर करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब हमने ऊपर वाले में देखा था कि CPI कौन रिलीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर होलसेल कौन रिलीज़ करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जो WPI है इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर होलसेल प्राइस इंडेक्स सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक है, क्या है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका बेस ईयर कौन सा है, तो इसका बेस ईयर भी 2011-12 है। पहले 2004-05 हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 2011-12 कर दिया गया है। जैसे हमारा CPI है उसका बेस ईयर 2012 है, इसका भी बेस ईयर 2012 ही आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। टेलीग्राम पर मैंने ये वाला पिक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली, कौन कौन पब्लिश करता है ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने आइटम्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या आइटम्स कवर करे जाते हैं। देखो, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये आज के टाइम पर बहुत कम कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि इंडिया हो गया और भी बहुत कम कंट्रीज। लेकिन जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये लगभग 157 कंट्रीज आसपास, यहाँ पर इतनी कंट्रीज के आसपास इस CPI को यूज़ करती हैं। आइटम्स की बात करें तो क्या क्या कवर किया जाता है, तो यहाँ पर 697 आइटम्स होते हैं, और इसके अंदर CPI के अंदर 448 रूरल बास्केट और 460 यहाँ पर अर्बन बास्केट्स देखने को मिलते हैं, मतलब इतने आइटम्स होते हैं। अब यहाँ पर आइटम्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम लोग बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर आपकी सर्विसेज वगैरह भी ऐड हो जाती हैं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हैं, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, हाउसिंग, बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, WPI, CPI सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में पता चल गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल इसी में अटैच हुआ हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे बात की गई है जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने यहाँ पर एक ग्रोथ को बताया है, इंडिया की ग्रोथ को। और इंडिया की जो ग्रोथ है ये प्रोजेक्शन करता है कि हाँ भाई इंडिया की ग्रोथ किस प्रकार से चलेगी आगे साल 2021-22 के अंदर। तो इन्होंने एक प्रोजेक्शन तो दी थी, लेकिन उस प्रोजेक्शन को अभी कम कर दिया गया। देखो, हमेशा ये प्रोजेक्शन देते रहते हैं कि हाँ इंडिया की ग्रोथ इतनी होगी, लेकिन अब की बार इसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। इंडिया की इकॉनमी की जो ग्रोथ है 2021-22 के अंदर वो 9.7% देखने को मिलेगी, ये ऐसा ADB ने बताया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सितंबर के महीने में इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इस ग्रोथ को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, जैसे से हम लोगों ने देखा कि कंट्री के अंदर सिचुएशन सही नहीं, इकॉनमी सही से सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था उसको कम कर दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये भी आपसे डायरेक्टली कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ चुकी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पता है, इसके बारे में हम लोगों ने लगभग 3 महीने पहले पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। 3 महीने पहले यहाँ पर ये बैंक चर्चा में था, तो डेफिनेटली इसको हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे कि आखिरकार ये बैंक क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी से छोटी चीज़ों को सभी को कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आर्टिकल हमारा ये GS पेपर 2-3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हमने डिस्कस किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको बनाया गया था 1966 में, और इसके अंदर आज के टाइम पर 68 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो मेंबर्स है वो एशिया और पैसिफिक रीजन दोनों तरफ से आते हैं। 49 मेंबर्स एशिया के हैं और पैसिफिक के आप देख पाओगे देखने को मिलेंगे, और 19 जो मेंबर्स है वो थोड़ा से बाहर के आउटसाइड के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मेन काम है हम लोग क्या करें, इसका मेन काम है एशिया और पैसिफिक के अंदर सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ये काफ़ी सारा लोन, काफ़ी सारा फंड वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज़ को, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज के टाइम पर अगर हम बात करें, लगभग ये 2019 का डेटा है, जहाँ पर ये बोला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, मतलब इस बैंक के सबसे ज़्यादा शेयर्स किस किस कंट्रीज़ के पास हैं। तो यहाँ पर टॉप पर आता है जापान, जापान के बाद यहाँ पर यूएस भी है, उसके बाद चाइना है, देन उसके बाद इंडिया भी है जो कि 6.3% तक शेयर्स को होल्ड करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में, तो ये भी आपको आइडिया रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना। कल आप लोगों ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। कल वाली वीडियो पर लगभग, मतलब कल वाली वीडियो इस पूरे यूट्यूब चैनल की मोस्ट लाइक्ड वीडियो रही है। लगभग मेरे ख्याल से कल के वीडियो पर 5000 लाइक्स होने में 50 लाइक कम से कम बचे हुए हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे आज, ठीक है। मतलब 5K लाइक्स पूरे हो जाएंगे कल के वीडियो पर। और अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है इस चैनल पर जिस पे 5000 लाइक्स देखने को मिले। कल मैंने आप लोगों से बोला था और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने से मतलब एक खुशी सी मिलती है, एक मोटिवेशन सा मिलता है यार, क्या करना है। तो आप लोग मतलब सपोर्ट करा करो, और उसी वजह से यहाँ पर आज की वीडियो पर भी हमने वही टारगेट रख रखा है। और आज भी आप लोगों को यहाँ पर इसी वीडियो पर 5K लाइक्स पहुँचाने हैं, ठीक है। तो मैं वापस से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, बीच में यार लाइक कर दो ना, सपोर्ट मिलता है एक तो पहली बात। दूसरी बात, वीडियो काफ़ी लोगों तक रीच होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर देना, लेकिन कर ज़रूर देना यार, है ना। इससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है। मैं फिर से यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। जो ये अगला आर्टिकल है, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से, खासकर एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी आप लोग देख पाओगे। इसके ऊपर हमने बहुत सारे एडिटोरियल पढ़े हैं, बहुत सारे ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े हैं। लेकिन आज आर्टिकल क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है कि जो चारधाम हाईवे है उसको वाइड किया जाएगा, उसको चौड़ा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चारधाम प्रोजेक्ट क्या है इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे में इस पूरे मुद्दे को देखा और इन्होंने बोला बिल्कुल जो चारधाम हाईवे है इसको थोड़ा सा वाइड किया जाएगा। मतलब जो ये हाईवे है इसको अभी इतना है तो इसको चौड़ा करके हम लोग इतना कर देंगे, ठीक है। तो इसको चौड़ा करके इतना कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात, कंसर्न वाली बात क्या है इसमें, चिंता वाली बात यह है जो हाईवे है ना ये पूरा पहाड़ों पर बन रहा है, हिली एरियाज पे बन रहा है। तो उसमें कंसर्न वाली बात यह है कि इससे लैंडस्लाइड वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकती हैं। ये मुद्दा एक अलग है, ठीक है, ये उसका एक इशू हो गया। लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल पे जो पढ़ रहे हैं वो बात अलग है। यहाँ पे बोला गया ये हाईवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर हम लोग अपने डिफेंस एक व्हीकल्स को कैसे लेकर जाएंगे, जो भी हमारे डिफेंस व्हीकल्स है, बड़े बड़े टैंकर्स वगैरह जो भी है, हम कैसे लेकर जाएंगे, तो उसको ले जाया जा सकता है इस हाईवे से। इसी वजह से इस हाईवे का जो चौड़ाई है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है, ताकि हमारे जो डिफेंस व्हीकल्स हैं वो आराम से यहाँ से निकल सकें और इंडिया चाइना के बॉर्डर पर हम लोग उसको तैनात कर सकें, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद अभी जो हाईवे की बात हो रही है, चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको 3 हाईवे और देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारे और भी हाईवे हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 3 हाईवे के बारे में चर्चा की गई है। वो 3 हाईवे कौन कौन से हैं? एक है ऋषिकेश टू माना, दूसरा ऋषिकेश टू गंगोत्री, तीसरा है टनकपुर टू पिथौरागढ़। इसी के बारे में चर्चा की गई है। इन्हीं रोड्स को चौड़ा करने के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये रोड्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंडिया चाइना बॉर्डर तक जाएंगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर पर बहुत सारे जो डिफेंस व्हीकल्स हैं उनको तैनात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक सपोर्ट मिलेगा। तो क्या होगा, जब यहाँ पर इस रोड को चौड़ा करने के बारे में चर्चा देखो आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। और पहले लगभग 2018 के आसपास यहाँ पर एक ऑर्डर आ ही चुका था कि इन रोड्स को चौड़ा किया जाएगा चारधाम प्रोजेक्ट के अंडर में। और इन रोड को चौड़ा करके कितना करना चाहिए, 5.5 मीटर्स तक यहाँ पर इन हाईवेज को वाइड कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पहले स्टेटमेंट आ चुका है। लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो यहाँ पर इससे संतुष्ट नहीं होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके अंदर अमेंडमेंट किया, इसके अंदर बदलाव किया दिसंबर लास्ट ईयर में, मतलब पिछले साल की बात है। और यहाँ पर बोला है कि हम लोग को थोड़ा सा और वाइड करना पड़ेगा, 5.5 मीटर अगर हम लोग हाईवे को चौड़ा करेंगे तो इससे हमें कोई बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं। तो हमें कम से कम कितना चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया 7 मीटर तक हमें रोड वाइड चाहिए, ठीक है, हाईवे वाइड चाहिए। उसी के साथ हम लोग को 1.5 मीटर का क्या चाहिए, पेव्ड शोल्डर, मतलब एक अलग से जो जगह होती है 1.5 मीटर की, वो हमें अलग से जगह चाहिए। तो इतना चौड़ा हमें हाईवे चाहिए, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बात रखी गई है। इसी चीज़ को अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाईवे हमारी डिफेंस सिक्योरिटी में काफ़ी मदद करेगा, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन में मदद करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिफेंस व्हीकल्स को वहाँ पर तैनात कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर अभी अप्रूवल दिया गया।
आपको क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब इस चार धाम के बारे में। देखो ये आर्टिकल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सारे पोर्शंस आते हैं। तो कल्चर के टॉपिक में आपको पता होना चाहिए चार धाम यात्रा आखिरकार क्या होती है। तो लोकेशन की बात करें तो चार धाम यात्रा आपको ग्रेटर हिमालयाज उत्तराखंड के अंदर ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 4 पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, इन 4 को मिलाकर ये चार धाम बनता है, आपको ध्यान रखना है। रूट की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होती है यहाँ पे यमुनोत्री से। यमुनोत्री से यहाँ पर यात्रा शुरू होती है, उसके बाद यहाँ पर आगे प्रोसीड होती है गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन उसके बाद बद्रीनाथ। आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये जो चारों पवित्र स्थल हैं, यहाँ पर अलग अलग डिटीज आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग देवताएं देखने को मिलेंगे। जैसे यमुनोत्री है, यमुनोत्री यहाँ पर डेडिकेट किया गया है यमुना गॉडेस को, आपको मालूम होना चाहिए। गंगोत्री डेडिकेट किया गया है गॉडेस गंगा को, ये भी आप लोग क्लियर रख पाओगे। केदारनाथ डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी को। उसके बाद जो बद्रीनाथ है वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि कौन कौन से मंदिर कौन कौन सी बैंक, मतलब कौन कौन सी रिवर की बैंक पर लोकेटेड है। जैसे कि बद्रीनाथ यहाँ पर सिचुएटेड है रिवर अलकनंदा की बैंक्स पर, तो इसको आप लोग एक बार रीड भी कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर जो चार धाम थे इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, इंडिया वोट अगेंस्ट यूएन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं, बस खाली आप लोग ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करके यहाँ पर सुनते रहना। आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन में हमारे एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, है ना। यूएनएससी के अंदर हमारे पास टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं? यूएस आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 और मेंबर्स आते हैं, वो कौन कौन सा है? यहाँ पर रशिया देखने को मिलेगा और 5वां चाइना देखने को मिलेगा। ये 5 मेंबर्स आते हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है आगे मैं इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पर हमने देखा 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर तो परमानेंट हुए, बाकी जो 10 मेंबर्स हुए वो नॉन परमानेंट होते हैं। इन नॉन परमानेंट मेंबर्स में से आज के टाइम पर इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल बाद यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज हो जाते हैं वोटिंग के कैटेगरी के साइड से। ठीक है, वोटिंग के मतलब वोट करके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया तो इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर है ही, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके बारे में आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी 2 मेंबर्स के बारे में जानने की आवश्यकता है। एक का नाम है आयरलैंड और एक का नाम है नाइजर। ठीक है, तो आयरलैंड और नाइजर ये दोनों भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं आज के टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब क्या किया आयरलैंड और नाइजर, इसी वजह से मैंने आपको आज पूछा है नाइजर के बारे में। ठीक है, अब जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर एक ड्राफ्ट, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिजोल्यूशन दिया कहाँ पर, यूएन के अंदर। और इस रिजोल्यूशन को बोला कि भाई पास करवाओ उसको। और वो रिजोल्यूशन किस चीज़ को लेकर था? वो था क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर देखो इन्होंने क्यों पास किया, क्योंकि आज के टाइम पर नाइजर के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। नाइजर के अंदर ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आप लोगों को मालूम है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्लेशियर्स का पिघलना, लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, मतलब जो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कोई यहाँ पर हमें अपने वेदर कंडीशंस का कुछ नहीं पता। कभी भी बारिश हो रही है, कुछ नहीं पता। ठंड का यहाँ पर अभी देख पाओगे कि ठंड कहाँ पर बहुत ज़्यादा, कभी कभी ज़्यादा पड़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम रहती है। अभी तक यहाँ पर सही से पड़ी नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के सारे यहाँ पर ये आप देख पाओगे, ये क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो आज के टाइम पर वेदर के अंदर ये सारे डिसरप्शंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से नाइजर के अंदर प्रॉब्लम्स और काफ़ी बड़ी इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने मिलकर इन्होंने बोला कि बिल्कुल हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग को काम करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आयरलैंड और नाइजर ने मिलकर एक ड्राफ्ट पास किया, एक रिजोल्यूशन यहाँ पर पास किया यूएन के अंदर। लेकिन वो यूएन के अंदर जो ये रिजोल्यूशन पास हुआ, मतलब पास अभी हुआ नहीं था, यूएन के अंदर ये जो रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा, इसको एक तरीके से इंडिया ने अगेंस्ट में इसके अंदर वोट किया। ठीक है, इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। अब आप कहोगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में वोट क्यों किया भारत ने, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। अब इंडिया के समर्थन में कौन आया? रशिया आया। रशिया ने वीटो यूज़ कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये मामला ही खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो रिजोल्यूशन था वो वहीं तक खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी कंट्री वीटो यूज़ कर देती तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो मामला खत्म हो गया और उसके बाद वो पास ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा, चाइना का क्या स्टांस रहा? चाइना ने एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब चाइना ने ना ही फेवर में वोट किया और ना ही यहाँ पर अगेंस्ट में वोट किया, वहाँ पर चाइना चुपचाप बैठ रहा।
तो आगे करके डिस्कस करते हैं। तो इंडिया ने मंडे में क्या किया, अगेंस्ट में वोट किया है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और वो जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो क्लाइमेट चेंज को लेकर था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कंट्रीज को अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद जो कोयला वगैरह है इसको कम से कम जलाओ, ये सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखा गया था। भारत ने यहाँ से कदम पीछे हटा लिया। भारत के साथ साथ रशिया ने यहाँ पर वोटिंग करी, एक तरीके से रशिया ने भी अगेंस्ट में वोट किया, रशिया ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर देखने को मिलती है। चाइना ने इसको एब्सटेन किया, चाइना ने मतलब यहाँ पर ना ही फेवर में वोट किया और ना ही अगेंस्ट में वोट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या बोला गया कि अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि इन कंट्रीज ने प्रस्ताव रखा कि भाई यहाँ पर कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को फोकस करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर यूएन अपने सैंक्शंस लगाएगा। तो इस प्रकार का ये ड्राफ्ट रहा, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। इंडिया ने यहाँ पर अगेंस्ट में इसलिए वोट किया क्योंकि इंडिया के अंदर आप देख पाओगे हमारे इंडिया के एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है TNS त्रिमूर्ति। ठीक है, TS त्रिमूर्ति। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप अपने जो एक तरीके से आप जो 14-15 मेंबर्स हो, आप अपनी ही सोच कर अपने ही आप काम कर रहे हो। आप एक बार दुनिया भर को तो देखो, दुनिया भर के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, क्या होगा अगर वो लोग क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ पाए तो? ठीक है, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है इकॉनमी के अंदर, दुनिया की इकॉनमी के अंदर तो सारी कंट्रीज़ मिलकर ही कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो यहाँ पर जो ये डिसीजन है ये इन 15 मेंबर्स का कैसे रहेगा, तो इंडिया ने यहाँ पर इस प्रकार से इसको मना किया। और एक दिक्कत यहाँ पर यह भी आ रही है कि इंडिया अगर ऐसा कर दे तो इन फ्यूचर इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है यह है कि जब यूएन के पास सारी पावर्स आ जाएंगी कि हाँ यूएन हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, तो यूएन बार बार यही बोलेगा कि इंडिया ने जो टारगेट रख रखा है 2070 तक का कि हम लोग क्या कर सकते हैं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, तो यहाँ पर यूएन बोल सकता है अब 2070 नहीं, आपको 2040 तक 2060 तक यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल होना है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट यूएन की साइड से आ सकती है और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में क्रिएट हो सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि रशिया ने एक तरीके से वीटो का इस्तेमाल किया। रशिया ने क्यों इस्तेमाल किया वीटो का? रशिया ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इंडिया चाइना दोनों अगेंस्ट में थे। अब इंडिया चाइना अगेंस्ट में तो रशिया कहाँ जाएगा यार, इंडिया चाइना रशिया तीनों साथ में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों एक सबसे बड़े आप कह सकते हो आज के टाइम पर रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्टर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे रिलेशंस देखने को मिलेंगे। तो रशिया ने यहाँ पर सपोर्ट किया एक तरीके से इंडिया और चाइना का, इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वीटो पावर का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर 15 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो 15 में से कितनी कंट्रीज राजी हो चुकी थी, 12 कंट्रीज यहाँ पे राजी हो चुकी थी। 12 कंट्रीज ने बोला बिल्कुल ये ड्राफ्ट पास होना चाहिए, ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। इसमें से इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है, चाइना ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर चलो तब भी अगर यहाँ पर अगर आप कह सकते हो रशिया इधर आ जाता, 13 हो जाता रशिया, अगर इधर 12 में इधर रशिया आ जाता तो यहाँ पर ये पास हो जाता। लेकिन क्या हुआ, रशिया ने वीटो इस्तेमाल किया। वीटो का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि मान लो अगर एक कंट्री भी वीटो इस्तेमाल करती है कि हाँ ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 14 कंट्रीज़ ने भी उसको अप्रूव किया है तो वो यहाँ पर वहीं पर थम जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रशिया ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो ये वीटो है इसकी वजह से क्या हुआ, अभी ये रिजोल्यूशन आगे बढ़ा ही नहीं और वहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज़ मुझे आप लोग बताना कि जो ये वीटो पावर्स हैं, वीटो पावर्स यूएन के चार्टर में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, उस आर्टिकल का नंबर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, जो भी यूएनएससी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है वो सब मैंने यहाँ पर लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिए, चाहो तो आप लोग यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट से ही आर्टिकल हैं। सबसे पहला ये वाला डिस्कस करेंगे हम लोग, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बात की गई है यूएपीए के बारे में। आपने यूएपीए के बारे में काफ़ी बार पढ़ रखा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। तो अभी आर्टिकल ये आता है कि लगभग यहाँ पर यूएपीए के अंदर जितने भी लोगों को कस्टडी में लिया या अरेस्ट किया गया, उसमें से यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो है जिनकी उम्र 30 साल की है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 30 साल की या 30 से कम उम्र के लोग देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूएपीए के अंदर अरेस्ट करे गए। तो नियरली 53% के आसपास जो पर्सन्स हैं जो कि अंडर 30 की कैटेगरी के अंदर हैं, उनको सबसे ज़्यादा यूएपीए के अंदर कस्टडी में लिया गया। और खासकर 2018, 2019 और 2020 के ईयर में, ठीक है, इन तीनों साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप तो यंग एज पीपल को लिया गया है इस कैटेगरी के अंदर। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम बात करें साल 2020 के अंदर मैक्सिमम अरेस्ट हुआ है इस यूएपीए के अंदर में,
ठीक है। तो मैक्सिमम अरेस्ट कब हुआ? साल 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 205 लोगों को अरेस्ट किया गया जिनकी एज 30 से कम है और उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे यूएपीए लगाए गए। मणिपुर के अंदर और झारखंड के अंदर भी यहाँ पर यूएपीए का काफ़ी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यूएपीए होता क्या है? हमने काफ़ी देर से यूएपीए कर रहे हैं, लेकिन है क्या? तो यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहली चीज़, यूएपीए को पास किया गया था 1967 में, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? तो अनलॉफुल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि इंडिया को डिसरप्ट करे, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या इंडिया की सॉवरेनिटी है, इसको एक तरीके से वॉयलेट करे, इसको परेशानी पहुंचाए, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? वो यहाँ पर आप कहला सकता है अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसी अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए यूएपीए के चार्जेस लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति को मान लो यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया गया, तो उसके ऊपर कैसे चार्जेस होंगे? उसको डेथ पेनल्टी भी लग सकती है अगर वो नहीं मानता है तो, ठीक है। या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, मतलब उम्र कैद की सज़ा भी यहाँ पर सुनाई जा सकती है। यूएपीए के अंदर में जो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनल लोग हैं चाहे वो फॉरेन नेशनल लोग हैं, दोनों को चार्ज किया जा सकता है अगर दोनों यहाँ पर ये काम करके दिखाते हैं कि इंडिया की सोवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर बोलते हैं, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों ही, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन नेशनल हो, दोनों के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 180 डेज़ का टाइम होता है, यहाँ पर 180 डेज़ का मैक्सिमम टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक चार्जशीट को तैयार करने के लिए इसके अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? 2004 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था यूएपीए के अंदर में, और इसके अंदर जो 2004 में अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ? यूएपीए की पावर्स को और बढ़ा दिया गया। इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया, मतलब आतंकवाद से लड़ने की भी क्षमता यहाँ पर यूएपीए एक्ट के अंदर में डाल दी गई। उसके बाद इसको वापस से 2019 में फिर अमेंड किया गया, और 2019 में अमेंड करने के बाद फिर से और पावर्स को बढ़ा दिया गया, और अब की बार पावर ये दे दी गई कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जो यूएपीए है ये एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी घोषित कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर आज के टाइम पर जो ये यूएपीए एक्ट है, ये बहुत सारी पावर्स देता है किसको? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं उनको, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो ये एनआई है क्या कर सके, यहाँ पर उस व्यक्ति का जिसने यहाँ पर एक काम किया, इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ बोला है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सके या फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो एनआईए के पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं यूएपीए के अंदर में जो भी चार्ज व्यक्ति है उसको टैकल करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। वो उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन साहब, यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया है फॉर मोर वेमेन जजेस, कि हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन जजेस को लेकर आएंगे। और आज के टाइम का जो करंट आज का समय चल रहा है ना, अभी यहाँ पर आप कह सकते हो पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि वेमेन जजेस इतनी सारी हों, लेकिन अब की बार पहली बार जो करंट टाइम है यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा वेमेन जजेस आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी रिकमेंडेशन आया हुआ है, आपको मालूम होगा, बीवी नगरत्ना इनका नाम है, ठीक है। कॉलेजियम ने यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम होता है बेसिकली क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉलेजियम होता है जो इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड कर रखा है इनका नाम, ताकि हम लोग इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनाएं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी, आप लोगों को मालूम होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से एक और है कि यहाँ पर भारत की जो पहली जज थी वो कौन थी, नीचे कमेंट सेक्शन में, मतलब पहली विमेन जज कौन थी, उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये मुद्दा रखा गया, प्लस ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि यहाँ पे क्या होगा, विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला बिल्कुल बढ़ेगा और बढ़ा भी है, और आने वाले टाइम पर भी यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा विमेन्स को अपॉइंट करने के बारे में सोचने वाले हैं। ये यहाँ पर इनका आंसर आया। अब बात करते हैं कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल से फंडे में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, देखो यहाँ पर किसी भी जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम का रिक्वायरमेंट लगता है। एक ऐसा सिस्टम आप कह सकते हो ग्रुप है जिसमें यहाँ पर कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। इन पांचों को मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम बनता है। ये आपस में मिलकर कंसल्टेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद आगे लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं कि हाँ इस जज को बनना चाहिए, इसको एज अ जज बनना चाहिए। फिर लॉ मिनिस्टर आगे प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचाता है, और प्राइम मिनिस्टर फिर उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट के पास लेकर जाते हैं, और प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करके उसको जज बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस होता है।
उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, ये एक तरीके से 3 केसेस के थ्रू निकल कर आया है। पहले मतलब 3 धीरे धीरे केसेस हुए हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में हुआ करता था। सीजेआई यहाँ पर डायरेक्टली एक तरीके से अपॉइंट करते थे किसी भी जज को। उसके बाद यहाँ पर इसमें 2 जजेस को और ऐड किया गया, फिर 3 जजेस को और ऐड किया गया। तो इस प्रकार से आगे केसेस चलते रहे थे और उसके बाद फाइनली कॉलेजियम सिस्टम 5 मेंबर्स का कॉलेजियम सिस्टम बना। और आज के टाइम पर 5 मेंबर्स कौन कौन से आपको पता चल गया। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये मिलकर किसी भी जज को अपॉइंट करते हैं बाय कंसल्टेशन। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो ये है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ ये है, ये ट्रांसफ़र के साथ अपॉइंटमेंट के साथ साथ ट्रांसफ़र के ऊपर भी यहाँ पर फोकस रखते हैं। किसी भी जज के ट्रांसफ़र के ऊपर भी यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम को लेकर काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इससे क्या है, जो जूनियर जजेस हैं, जो टैलेंटेड जजेस हैं, वो यहाँ पर आगे नहीं आ पाते। नेपोटिज्म देखने को मिलता है, जो यहाँ पर इनके एक तरीके से फेवर में लोग देखने को मिलता है, मतलब जो जिन लोगों को ये पसंद करते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि हम लोग जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हाई कोर्ट के अंदर जब जजेस को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए कौन से आर्टिकल में चीज़ें मेंशन है। तो उन आर्टिकल के जो नंबर हैं वो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है उन आर्टिकल के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ उन आर्टिकल के बारे में, और प्रॉपर्ली जो सारी इन्फॉर्मेशन है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में वो मैंने आपको लिखित में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से इवॉल्व हुआ था। चाहो तो आप लोग नोट्स वगैरह इसके फॉर्म कर सकते हो। तो छोटे से फॉर्म में मैंने आप लोग को यहाँ पर ही समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज बिल्कुल बेकार है, हमारे किसी काम का है नहीं। यहाँ पर सारे आर्टिकल मतलब बेकार, इनको आप लोग स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में चर्चा हो रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में चर्चा हो रही है। वो ये भी सारे बकवास आर्टिकल के, इनको आप लोगों को ज़्यादा फोकस में नहीं रखना है। एक आर्टिकल आता है ये वाला, इस आर्टिकल में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हो, काफ़ी बार पढ़ चुके हो, जो कि रेगुलरली इन वीडियोज़ को फॉलो कर रहा है उन लोगों को पता होगा इसके बारे में, आगे आपको पता चलेगा। तो अभी हुआ क्या है, आर्टिकल के अंदर चर्चा हुई, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, इन्होंने अरेस्ट किया है एक अफगान नेशनल को। अफगान नेशनल को अरेस्ट किया है, लेकिन वो अफगान नेशनल को किस केस में अरेस्ट किया है, ड्रग हॉल के केस में। क्या हो रहा था, वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर कर रहा था। अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली गुजरात के पोर्ट पे, गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर 3000 किलोग्राम हेरोइन को पकड़ा गया था। ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इतने हेरोइन को कैप्चर किया गया और बोला ये जा रहा था कहाँ से आया है, इसके ऊपर चर्चा की जा रही थी। बोला ये जा रहा था कि अफगानिस्तान से ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रैफिकिंग की गई है। ठीक है, तो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बढ़ती हुई नजर आई थी। तो उसी केस के अंदर हम लोगों ने देखा कि आप देख पाओगे उसी के बारे में मेंशन, जो 3000 किलोग्राम हेरोइन को सीज किया गया था DRI के थ्रू, डायरेक्टेड रेवेन्यू इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो मेंशन किया है कि भाई अभी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, एक व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा गया है, वो अफगान नेशनल है, जो कि कहीं ना कहीं इसी केस के अंदर इन्वॉल्व था। उसका नाम क्या है, उसका नाम है शोभन अरेनफार, यहाँ पर उसका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एजेंसी ने उसको अरेस्ट कर लिया साउथ दिल्ली से, और यहाँ पर पता लगा है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि लगातार इस प्रकार के ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। ड्रग्स का यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रांसफरिंग हो रही है, इंडिया के अंदर ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो हमारी एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने यहाँ पर केस भी रजिस्टर कर दिया है, इस व्यक्ति के ऊपर UAPA के चार्जेस लगा दिए हैं। UAPA आपको पता है क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। उसके बाद NDPS के अंदर में भी यहाँ पर चार्जेस लगे हैं। NDPS क्या था, कल मैंने आप लोग को डिटेल में समझाया है। इसकी फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। यहाँ पर कल मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप लोगों को पढ़ना है NDPS के बारे में अभी भी, तो मैंने यहाँ पर साइड में आप देख पाओगे मैंने नोट्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। PDF में आपको ये सारे नोट्स मिल जाते हैं, ये पिन किए हुए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसके PDF में ये ओपन नहीं होता है। तो ऐप कौन सा है, वो है एक्रोबैट, एडोब एक्रोबैट। उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर जैसे ही आप इस PDF को ओपन करोगे ये सारे नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। बाय द वे, तब भी PDF में अगर किसी को ओपन नहीं होता है तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल ही बना रखा है अलग से, दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरा मकसद है कि सभी चीज़ों को सभी लोगों को सारी चीज़ें आराम से मिल जाए, यहाँ पर ज़्यादा इधर भागदौड़ी करने ना मिले। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी। NDPS के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर मिल जाएगा, UAPA के बारे में आपको पढ़ा दिया। तो इन एक्ट के अंडर में अभी यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। आपको मालूम होगा कुछ पिक्चर्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करे थे, वो पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं इनको पकड़ा गया था, इस हेरोइन को पकड़ा गया था। कहाँ पर, गुजरात का यहाँ पर जो ये पोर्ट है यहीं पर इसको पकड़ा गया था। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, ऊपर। ठीक है, ये आप देख पाओगे, मतलब कि गुजरात में जो 7 नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको ये मुंद्रा पोर्ट देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स है जहाँ पर लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार ड्रग्स की तस्करी हो रही है और वो ड्रग्स यहाँ पर स्मगलिंग जो हो रही है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी तारीख को ड्रग्स की स्मगलिंग हुई है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो ये ड्रग्स है ये हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा आ क्यों रहा है, क्योंकि ड्रग्स के केसेस हम लोग देख पा रहे हैं लगातार काफ़ी बढ़ रहे हैं। और प्लस उसके बाद जो इंटरनेशनली बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ड्रग्स स्मगलिंग के केस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, जहां पर मैंने सब कुछ बताया था। उसके पीछे का एकमात्र रीज़न यहां पर यह भी है कि भारत आज के टाइम पर एक सैंडविच की कैटेगरी में फंस चुका है। सैंडविच मतलब ऊपर से ब्रेड, इधर दोनों तरफ से ब्रेड देखने को मिलेगा, नीचे बीच में इंडिया आ चुका है। अब ये जो ब्रेड है अपने आप में खतरनाक है दोनों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पर आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी 4, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा। म्यांमार मतलब म्यांमार। यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं। ये चारों कंट्रीज़ को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल बना रही हैं। उसके बाद इधर 3 कंट्रीज़ हैं। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। अब यहाँ पर इन दोनों गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच में भारत आ जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जितनी कंट्रीज़ आपने पढ़ी हैं गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में, इन कंट्रीज़ के अंदर जो ड्रग्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, आप कह सकते हो सारी चीज़ों का, कैनबीज वगैरह की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से आप कह सकते हो क्या है, इंडिया के अंदर ये इसकी स्मगलिंग होती है। अफगानिस्तान के अंदर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा अफीम की मतलब जो है प्रोडक्शन होती है। अफीम बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इनफैक्ट अफगानिस्तान की इकॉनमी भी काफ़ी हद तक अफीम पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख पाते हैं कि कंट्रीज़ के अंदर कल्टीवेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से इंडिया बीच में आ जाता है और इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। आगे बढ़ेंगे। बाय द वे यहाँ पर और भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स इनकॉर्पोरेट करके दे दिया है। डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, मैंने यहाँ पर उसके बारे में पिन कर दिया है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप नाम से समझ पा रहे होंगे। इसको बनाया गया था 2008 में। 2008 में जब एक आतंकवादी अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, आपको मालूम होगा, मुंबई के अंदर। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाए, इस बॉडी को बना पाए ताकि आतंकवाद से लड़ सकें। उसी के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया कि इंडिया के अंदर हम लोग टेररिज्म से लड़ सके। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर, ये आप देख पाओगे। उसका डीआरआई क्या होता है, तो डायरेक्टेड रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये भी एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, स्मगलिंग को यहाँ पर रोकने में मदद करती है। ये किसके अंडर में आती है, तो आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये हमारा डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस आता है। उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस है, यहाँ पर इसको बनाया गया था 4 दिसंबर 1957 में, और इसका मेन काम है एंटी स्मगलिंग को करना, मतलब कि जो स्मगलिंग है उसको रोकने का काम करना। तो ये मेन मकसद रहता है। जैसा एनआईए का काम है उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे इसका काम है। बाकी सारी चीज़ें इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे यूएपी एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, सब चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो एक ही इकलौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर चर्चा की गई है कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बिल्कुल यूएस के साथ, इंडिया के साथ क्या किया जाएगा, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर टाइज को एक्सपेंड किया जाएगा। तो यूएस अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशंस भारत के साथ बढ़ाएगा। तो ये कोई आर्टिकल कोई मतलब कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सिंपल से आर्टिकल हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, जब भी इंडिया यूएस के रिलेशंस पढ़ते हैं तब भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चाइना के बारे में जब पढ़ते हैं तब भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हाँ, इंडिया और यूएस दोनों साथ में है, इंडो पैसिफिक के अंदर यहाँ पर अपना फोकस करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को और अच्छा बनाया जा सके। इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम होगा क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है। क्वाड ग्रुप यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, ताकि जो चाइना का अग्रेशन है वो इस पैसिफिक ओशन के अंदर, खासकर इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर ना देखने को मिले। तो इस प्रकार की चीज़ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, तो वर्ल्ड सेक्शन पर कोई भी खास बात निकल कर आई नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 12 पर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो इकलौता आर्टिकल है इस पेज पर, क्योंकि इस पेज पर फिर बहुत सारे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ वगैरह ये भी आ जाती है, फिर बहुत सारी जो कंपनीज है उनके बारे में चर्चा की जाती है, जो माली इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं इस आर्टिकल में से। तो अभी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एनबीएफसीज के लिए पीसीए को जारी किया। पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आपको मालूम होगा काफ़ी दिन हो गए, मुझे लगता है नवंबर के महीने में 6 या 7 नवंबर में हमने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन द हिंदू के वीडियो में नहीं, डेली करंट अफेयर के वीडियो में। तो मैं आप लोगों से हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर वाला वीडियो भी ज़रूर देखा करो। मॉर्निंग में 5 बजे वो रोज़ाना अपलोड हो जाता है, तो उसको भी एक बार देख लिया करो, नज़र मार लिया करो, घूमते घामते ईयरफोन लगाकर सुन लिया करो, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है,
तो अब बात करता हूं फिलहाल इस आर्टिकल के बारे में। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने ट्यूसडे में यहाँ पर अनाउंस किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को। अब जो ये पीसीए फ्रेमवर्क होगा, ये किसके लिए अनाउंस किया गया है? एनबीएफसीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अनाउंस किया गया, ताकि एनबीएफसीज को हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकें और एनबीएफसीज को हम लोग सिक्योर कर सकें। क्योंकि जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इनका मकसद ही यह है कि किसी भी बैंक को डूबने ना दिया जाए। और आपको मालूम होगा रिसेंटली जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इसको बैंक्स के लिए रिवाइज किया गया था, जो कि जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एनबीएफसी और बैंक दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है आगे मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये हमारे एनबीएफसीज हैं, इनके लिए भी यहाँ पर पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क्स को लाया गया है। और खासकर यहाँ पर जो ये पीसीए होगा, ये लागू हो जाएगा अक्टूबर 2022 से, और इन एनबीएफसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, उसके बारे में भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आखिरकार होते क्या हैं, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सिलेबस में खुद मेंशन्ड है बैंकिंग सेक्टर, ये सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे पूरे के पूरे जो टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, इस वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को, ये हमने डिस्कस किया। अब डायरेक्टली बात करते हैं पीसीए के ऊपर। देखो पीसीए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके अंदर जो बैंक्स होते हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी खस्ता होती है, आप कह सकते हो काफ़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बैंक जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार हो जाती है, उनको अच्छे से रेगुलेट करना, ठीक है, उनको एक तरीके से पहले से रेगुलेट करते हुए चलना, ताकि वो जो बैंक है वो डूबे ना। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो पीसीए फ्रेमवर्क इसलिए लाया गया है कि जो कमज़ोर बैंक है उनको डूबने से बचाना, ठीक है। उनको डूबने से बचाने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पीसीए को लेकर आता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था 2002 में। 2002 में हम लोग इसको लेकर आए थे। हम लोग क्या करते हैं, बैंक की सिचुएशन देखते हैं कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, बैंक ने कितना पैसा लोन में दे रखा है, कहीं ज़्यादा पैसा अपनी औकात से बाहर लोन में तो नहीं दे रखा है, क्योंकि वो लोन डूब गया तो गया बैंक, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इन्हीं प्रकार की चीज़ों को देखने के बाद बैंक को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करने के बाद यहाँ पर उसको डूबने से बचाएगा। ये काम होता है इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ये जो फ्रेमवर्क है इसको वापस से रिव्यू किया गया था 2017 के अंदर। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं अलग अलग ग्रुप के थ्रू, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ऑन रिजोल्यूशन रिजीम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, इनके थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ रिकमेंडेशन आया, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको वापस से रिवाइव किया गया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो रिव्यू किया गया, ठीक है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पीसीए क्या है एग्जैक्टली आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम समझेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है पीसीए फ्रेमवर्क का, वो है सुपरवाइजरी इंटरवेंशन। जो हमारा आरबीआई है उसका एक ऐसा इंटरवेंशन रहे कि यहाँ पर बैंक को एक तरीके से आप रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करवाओ, मतलब कि बैंक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, प्लस बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको रिस्टोर करो, बैंक जो डूबने वाला है उसको आपने बचाना है। तो ये मेन मकसद रहता है पीसीए का। उसके बाद ये क्या करता है, ये हमेशा चेक करता है कि भाई बैंक के अंदर एनपीए प्रॉब्लम तो नहीं है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे मैंने आपको बताया। बैंक क्या करते हैं, एग्जैक्टली लोन ही लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या करता है बैंक, पहले आपने जो पैसा जमा किया है बैंक को, वो पैसा उठाकर वो बिजनेसमैन्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर पैसा दे देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस करें। उनसे भारी मात्रा में इंटरेस्ट लेते हैं और हमें थोड़ा सा ब्याज कम देते हैं। जो बीच का डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट, उसके बेसिस पर बैंक चलता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बैंक अपनी औकात से बाहर पैसा दे देती है, बहुत सारा पैसा। तो यहाँ पर पैसा जब दे दिया गया और मान लो किसी इंडस्ट्रीज का वो इंडस्ट्री चली नहीं, ठीक है, उसका बैंक डूबा, उसका जो बिजनेस है वो डूबा, तो उससे बैंक भी डूबेगा। उसके बाद क्योंकि बैंक के पास वो पैसा नहीं आया जो बैंक ने पैसा दिया था, वो क्या कहलाएगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पर क्या करता है आरबीआई, यहाँ पर पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर बैंक की जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर चेक करेगा कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर कैसा है, ज़्यादा लोन तो नहीं दे रखा है, अगर दे रखा है तो वहाँ पर रिकमेंड करो, पहले से यहाँ पर चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो, वापस मंगाओ चीज़ों को, ठीक है। तो बैंक को डूबने से बचाने के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर ये फोकस करने में मदद करेगा। आरबीआई के पास बहुत सारी पावर्स आती हैं, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आरबीआई के पावर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो गवर्नेंस रिलेटेड एक्शंस होते हैं आरबीआई के पास आते हैं अंडर द सेक्शन 36 ACA, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अंडर द 36 ACA के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन ये है, इसके अंदर में आरबीआई के जो भी पावर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एनबीएफसीज क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और जो बैंक होती है वो अलग होती है। देखो एनबीएफसी का मतलब ये है कि ये आपको बैंकिंग सर्विस देगी, लेकिन यहाँ पर बिना इनके पास कोई बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, बैंक वाला लाइसेंस नहीं होता है। लेकिन जो बैंक्स होते हैं हमारे पास, जो प्रॉपर बैंक्स होते हैं उनके पास बैंकिंग सर्विस
सर्विस का लाइसेंस होता है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनको बनाया गया है कंपनीज एक्ट के थ्रू, लेकिन जो बैंक है उसको बनाया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बाहर से पैसा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में 100% तक अलाउ कर सकते हो, यहाँ पर बाहर से पैसा लगा सकते हो। ठीक है, जो दूसरी कंट्री है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है एनबीएफसीज के अंदर, लेकिन जो हमारे बैंक्स होते हैं उन प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर लगभग आप जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो 74% के आसपास ही इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं तो ये इसके बारे में बस खाली एक आइडिया आप लोग रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अब डायरेक्ट चलेंगे, हम लोग अपने एडिटोरियल पर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें से 3 आर्टिकल काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। पहला एडिटोरियल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ऑथर ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन किया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा है मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो यहाँ पर ये वाला, ये खास है, यहाँ पे बेकार है। ये वाला एडिटोरियल अच्छा है, यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो अफ्स्पा एक्ट है, ठीक है, उसको रिपील किया जाए। ठीक है, ये अफ्स्पा एक्ट क्या है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो कि नागालैंड के अंदर जो अभी पूरा का पूरा क्राइसिस हुआ है उसी की वजह से यहाँ पर ये अफ्स्पा एक्ट चर्चा में है। इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले इस वाली आर्टिकल को देख लेते हैं, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर क्या चर्चा करता है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं, ऑथर ये लिखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद है सरकार जो अपने सरकारी एसेट हैं इनको किराए पर दे प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देने के बाद वहाँ से काफ़ी सारा पैसा कमाए। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर आपको मालूम होगा हमने आने वाले टाइम पर 2022 से लेकर 2025 तक का 5 साल का टारगेट ये रखा है, हम लोग 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। ठीक है, मतलब सरकार जो हमारी वो 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। कैसे कमाएगी? जो अपने रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, शिपिंग, पोर्ट, वाटरवेज, माइनिंग, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोल, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, सारी चीज़ें, स्टेडियम, स्पोर्ट्स, सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा यहाँ पर अब किराए पर देने की कोशिश करेगी सरकार प्राइवेट सेक्टर को। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को देगी, प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर किराए पर जब लेगी, मान लो कोई एक हाईवे है, अब हाईवे को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि भाई 10 साल के लिए आप ले लो और हमें यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दे दो, 10 साल तक आप लोग इससे पैसा जनरेट करो। आप जैसे ही पैसा निकाल सकते हो हाईवे से आप पैसा निकालो और हमें 100 करोड़ रुपए दे दो, तो सरकार को यहाँ पर एक तरीके से वो पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलने वाली है और सरकार ने टारगेट रखा है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बेच कर 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर कमाएंगे। बेच कर नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर किराए पर देकर, लीज पर देकर। ठीक है, अब क्या यहाँ पर बोला गया, आपको मालूम होगा हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। 8 सेक्टर कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देख पाओगे जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास ये 8 क्या हैं? 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। सारी इंडस्ट्रीज इन 8 सेक्टर्स पर आपको डिपेंडेंट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आप देख पाओगे जो टोटल वेट है इसका नियरली 40% के आसपास यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकॉनमी के अंदर। मतलब आप जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है लगभग आप देख पाओगे 40% तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने मेन मकसद ये रखा है कि जो मोनेटाइजेशन है, एसेट मोनेटाइजेशन, ये यहाँ पर करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे पास पैसा आएगा, तो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार ये सोचेगी कि पैसा काफ़ी सारा आएगा। लेकिन ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सही नहीं लगेगी, मतलब सही से ये फिट नहीं बैठेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बोला गया। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर इन्होंने पेनेकिया का वर्ड यूज़ किया है। पेनेकिया मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली आप कह सकते हो रामबाण। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है तो यहाँ पर बोला गया ये बहुत मुश्किल से एक रामबाण का काम करेगा हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए रामबाण का काम बहुत मुश्किल से करने वाला है। ऐसा नहीं है बहुत सारा पैसा इकट्ठा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा आएगा तो सरकार ने बोला है वो पैसा को हम लगाएंगे भी वापस से, तो इससे थोड़ी बहुत चीज़ें डेवलप होंगी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा ऑथर बोलते हैं। तो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी के अंदर बोला गया है कि ये हम लोग को बहुत सारा फंड अनलॉक करके देगा, बहुत सारा पैसा यहाँ पर अनलॉक किया जाएगा, सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा, सरकार उसको वापस से री इन्वेस्ट करेगी, जो भी पैसा आएगा नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगी, उसमें ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा। बाय द वे ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रीन फील्ड मतलब एक मैदान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शुरू से सब पूरी बिल्डिंग बनाना, वो ग्रीन फील्ड के अंदर आएगा। ब्राउन फील्ड के अंदर क्या होता है? ब्राउन फील्ड के अंदर मतलब पहले से मैदान था, एक मंजिल मकान बना हुआ है, तो उसके ऊपर दूसरा और बनाना, उसको अपग्रेड करना, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो आई होप आप ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड के बीच में डिफरेंस समझ चुके हो। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला क्या होगा, इससे इकॉनमी बूस्ट होगी। बिल्कुल इकॉनमी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल, क्योंकि सरकार दोबारा से पैसा लगाएगी, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी ताकि उसको वो वापस से क्या कर सके, वापस से लीज पर, वापस से प्राइवेट सेक्टर को किराए पर दे सके।
तो यहाँ पर ये अच्छा तो लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा, लेकिन आप ये देखो कि जो ये पूरा का पूरा साइकिल दिख रहा है, एक विशियस साइकिल देखने को मिलता है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर दुष्ट चक्र देखने को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि आपके पास और चीज़ें अवेलेबल हैं, आप दूसरी तरफ से काम करके अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि इससे करप्शन भी बढ़ सकता है, ठीक है, मोनोपोली भी बढ़ सकती है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये हम लोग देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली ये होगा, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्रीज़ होकर देखने को मिल सकती हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया कि एक विशियस साइकिल के तौर पर देखने को मिलता है। एक विशियस साइकिल है, यहाँ पर सरकार पैसा कमा रही है और उसके बाद सरकार लगा रही है एक प्रकार से। यहाँ पर इससे कोई यहाँ पर हमें बेनिफिट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक एनुअल रिपोर्ट बता रहे हैं, एक एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 की, और वो जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़ की। यहाँ पर वो रिपोर्ट ये बताती है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं, ठीक है। हमारे पास लगभग 256 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिस यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम लोग रत्न कंपनी बोलते हैं, जिनको रत्न स्टेटस मिला है। दूसरी यहाँ पर मिनी रत्न हो गई, महारत्न हो गई। तो महारत्न, मिनी रत्न, ये सारी कंपनीज़ अलग अलग होती हैं। उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में रीड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है कि कौन कौन सी कंपनी होती है, महारत्न कैटेगरी कौन सी होती है, महारत्न कैटेगरी को कब लॉन्च किया गया था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 25,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो महारत्न कैटेगरी के अंदर आती है। उस प्रकार से नवरत्न कैटेगरी होती है और उसी प्रकार से मिनी रत्न कैटेगरी होती है। इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की गई है, कभी डिटेल में चर्चा की जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। जो भी एसेट्स है हमारे, गैस पाइपलाइन, पावर जनरेशन, ऑयल पाइपलाइन, टेलीकॉम, माइनिंग, एयरपोर्ट, स्टेडियम, इन सबको यहाँ पर लीज पर एक तरीके से किराए पर दिया जाएगा। किराए पर देने के बाद कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाने वाले हैं, जैसे आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 1.6 लाख करोड़ यहाँ पे कमाएंगे रोड से, 1.5 लाख करोड़ यहाँ पर कमाएंगे रेल से। तो आप देख पाओगे अलग अलग जगह से पैसा कमाएगी सरकार इनको किराए पर दे देकर। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है, ये हुआ क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार लगा रही है पैसा, वापस से कमाएगी और वापस से उसको इन्वेस्ट करेगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि लगभग हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने टारगेट ये रखा है 2024-25 तक इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए भारत को इन्वेस्ट करना है लगभग 1.5 ट्रिलियन। तो हमें 1.5 ट्रिलियन का डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो इसके बेसिस पर डेफिनेटली हम लोग जल्द से जल्द अपने इस पूरे के पूरे जो गोल है 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनमी तक का, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारी जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नजर आएंगी, गिरती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज आपको डिक्लाइन होती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट ओवररन। दूसरा रीज़न आप देख पाओगे, मतलब होता क्या है, कभी कभी हम लोगों ने जो है प्रोजेक्ट लगा रखा है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, प्रोजेक्ट को बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर उसको लॉन्च करने में लग जाता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कभी कभी हम लोग देख पाते हैं जो हमने प्रोजेक्ट बनाए, सरकारी प्रोजेक्ट बहुत सारे बना दिए गए, उसमें क्या होता है, जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, सही से गवर्नेंस नहीं होता, कहीं पर सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, और इसकी वजह से PSUs यहाँ पर डिक्लाइन हो जाते हैं, यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी वजह से आपको मालूम होगा रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसका मेन मकसद ये है कि हम लोग जो हमारे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इतना मजबूत बनाएं कि उसको बनाने से पहले जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि होता क्या है, अगर यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इससे हमें प्रोजेक्ट को वापस से तोड़ना पड़ जाता है और हमें काफ़ी नुकसान होता है, टाइम बहुत लग जाता है, पैसा ही बहुत लग जाता है। एग्जाम्पल, आपने एक हाईवे बनवाया, ठीक है, हाईवे बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ काम करती हैं। हाईवे के अंदर जो पाइपलाइन डालना है उसके लिए अलग मिनिस्ट्री काम करती है, हाईवे में जो रोड डालेगी, डामर वगैरह डाल के जो रोड बनाएगी वो यहाँ पर एक अलग मिनिस्ट्री काम करती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ हाईवे का ऑर्डर दिया और उसका जो एक तरीके से रोड बनाने वाली काम है, ठीक है, जो रोड बनाने का काम करेगी वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अपना रोड काम बनाने का काम शुरू किया, उसने हाईवे बना दिया। लेकिन बाद में पता चलता है भाई उसके अंदर पाइपलाइन डालना था, तो फिर से वापस रोड तोड़ो, ऐसी तो होता है, पाइपलाइन डालना तो वापस से रोड को तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इसलिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया कि जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, साथ में सारा काम हो जाए, साथ में सारी पाइपलाइंस डल जाए हाईवे के अंदर और साथ ही साथ हाईवे भी डल जाए, रोड भी डल जाए हमारी, ताकि उसको आने वाले टाइम पर इन फ्यूचर वापस से तोड़ने या वापस से उसको रिवाइव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ये मेन मकसद रहता है इसके अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है।
तो आज के टाइम पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कुछ एसेंशियल स्टेप्स उठाएं। एसेंशियल स्टेप्स के अंदर आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का, ऑलरेडी यहाँ पर उसने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर आप कर सकते हो क्या करना है, अपने जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है उसको मजबूत करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चीज़ों के ऊपर बेच रहे हो, मोनेटाइजेशन कर रहे हो, एसेट मोनेटाइजेशन, उससे ज़्यादा अच्छा है आप अपने पब्लिक सेक्टर बिजनेस को मजबूत करो। पब्लिक सेक्टर बिजनेस को मजबूत करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आप अपनी जो सरकारी कंपनीज है उनको स्टॉक मार्केट में चढ़ाओ। स्टॉक मार्केट में चढ़ेंगी तो उससे यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा आपके पास, और आप उसको ग्रो करने में लगे रहोगे, उससे लोगों को फायदा होगा और आपकी कंपनीज को फायदा होगा, और आप यहाँ पे पैसा भी जनरेट करोगे, प्लस उसका यहाँ पर आप एक तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, उसके अंदर बताया गया कि हम लोग अलग अलग तरफ से स्टेप उठाएंगे। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हर चीज़ के ऊपर काम करना। इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, सरकार का एक आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे, स्टील सेक्टर के ऊपर काम करेंगे, हम लोग PLI स्कीम लेकर आएंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि कंपनीज को कुछ प्रोडक्शन दिया जाए और उसके बेसिस पर कंपनीज ग्रो करें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs को सेक्टर में लेकर आया जाए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोग वर्किंग में लेकर आएँ, तो उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर काम करें। तो ये मेन काम रहने वाला है। हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। हम लोग खुद अपनी जो जो हमारी गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। हम लोग नई स्कीम्स को लेकर आ सकते हैं। इसके बजाय जो आपने एसेट मोनेटाइजेशन किया है ये आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, इसके बदले में आप लोग अपनी कंपनीज के थ्रू काम कर सकते हो, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी इन फ्यूचर। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, पूरा अच्छा तरीके से जो एडिटोरियल है ये क्लियर हो गया। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ लिखना है तो लिखित में मैंने आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है, इसको भी आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको सब चीज़ें अच्छे से बता दी है। अगला एडिटोरियल आता है यहाँ पर ये वाला। नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की गई है नीडेड रिपील ऑफ AFSPA नॉट रिग्रेट। यहाँ पर जो ऑथर साहब हैं, ऑथर यहाँ पर ये लिखते हैं कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है जो AFSPA मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958, इसको रिपील करने की मतलब एकदम सख्त ज़रूरत है। इसको रिपील करने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दो, विड्रॉ कर दो। पहले तो मैं आपको बता दूं ये सब क्यों बोला गया। ये सब बोला इसलिए गया क्योंकि नागालैंड के अंदर हमने देखा रिसेंटली सिविलियन किलिंग्स हुई है, वहाँ पर लोगों को मारा गया, जो आम नागरिक हैं उनकी जान गई है, और उनको जो मारा गया है वो आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू मारा गया है। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके थ्रू यहाँ पे मारा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। अब ये आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर कहाँ से आई, गोली चलाने की, ओपन फायर करने की, तो वो यहाँ पर यही एक्ट है जिसकी वजह से पावर आई है। तो ये कोई नागालैंड के अंदर एक नया इंसिडेंट नहीं देखने को मिला है। नागालैंड के अंदर इस प्रकार के इंसिडेंट्स पहले, नागालैंड के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे इंसिडेंट्स पहले से ही बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है तो असम के अंदर सभी लोग इस पूरे एक्ट के अंदर, एक्ट के अगेंस्ट में आ चुके हैं। ये एक्ट क्या है, पहले तो मैं इस एक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पहले चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें, फिर उसके बाद इस आर्टिकल में हम लोग ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करें। तो यहाँ पर इन्होंने बोला जो यहाँ पर बिल है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल, ठीक है, इसको पास किया गया था हमारे एक तरीके से जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, इनके थ्रू पास किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसको अप्रूव कर दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू 11 सितंबर 1958 में। उसके बाद यहाँ पर ये एक्ट बनकर आया, और एक्ट बनकर यह बोला जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसका मेन काम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर शांति को बनाए रखना, क्योंकि वहाँ पर लगातार हमने देखा है वॉयलेंस इंक्रीज हुआ है, इंसर्जेंसी इंक्रीज हुई है, तो इसकी वजह से वहाँ की जो आर्मी है उनको पावर्स देना। तो आर्म्ड फोर्सेस को पावर देना, खासकर डिस्टर्ब एरियाज़ के अंदर। डिस्टर्ब एरियाज़ कौन से एरिया हैं, जहाँ पर अपने आप में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को पावर देना। और वो पावर कैसी है कि आर्म्ड फोर्सेस ओपन फायर कर सके, आर्म्ड फोर्सेस ओपन फायर कर सके, एक छोटी सी वार्निंग देगी और उसके बाद वो ओपन फायर कर सकते हैं, ये सारी पावर्स उनके पास आ जाएंगी। उसके बाद उनके पास ये भी पावर है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, और उनको एक तरीके से यहाँ पर उनके घर वगैरह पर छानवानी करी जा सकती है। तो ये सारी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस के पास आ जाती हैं इस एक्ट के माध्यम से, और उनको जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इसी एक्ट को हटाने की बात की गई है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास ये सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, इस एक्ट को हटा दो, ये यहां पर मांग की जा रही है। यार यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली आर्टिकल शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो पीपल हैं, आप देख पाओगे नागालैंड के अंदर तिरु ओतिंग विलेज जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लोगों का कहना यह है
कि मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग देखें तो पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पर क्या हुआ, आर्मी पर्सनल ने फायरिंग करनी शुरुआत कर दी थी। फायरिंग करने की मतलब इन्होंने शुरुआत कर दी थी और यहाँ पर लगभग जो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस थे इनके अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप उठाने चाहिए। इनके अगेंस्ट में यहाँ पर FIR फाइल करवाई गई है जो नागालैंड पुलिस है इसके थ्रू, यहाँ पर आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फायरिंग करी, ओपन फायरिंग करने से पहले इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक गाड़ी आ रही होगी, उस गाड़ी में यहाँ पर जो लोग थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस है इनके थ्रू पहले सही से चेकअप किया गया था, उसके बाद यहाँ पर फायरिंग की गई है। क्योंकि देखो इनके पास ना कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी, मतलब जो रिपोर्ट्स ऐसी थी जो कि गलत थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंसर्जेंसी को बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं, इसके बेसिस पर इनके पास रिपोर्ट आई। अब जब रिपोर्ट आई तो इन्होंने यहाँ पर उस रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करे बिना यहाँ पर फायरिंग कर दी, जो कि एक इशू बन गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोग अब ये बोलते हैं कि जो फायरिंग की पावर्स है आर्मी के पास, इसके हटा देनी चाहिए, इन एक्ट को हटा देना चाहिए जिस एक्ट से इनके पास पावर आती है। वो एक्ट कौन सा है, वो है AFSPA, ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर जो पैटर्न है ना सिविलियन किलिंग्स का, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। मतलब वहाँ पे जो आम नागरिक हैं वो इसी एक्ट की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। 1958 के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इस एक्ट को लेकर आया गया, फिर उसके बाद से लगातार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट देखने को मिले हैं। यहाँ पर देख पाओगे कि एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि अभी जो नागालैंड के अंदर हुआ है, ये अभी 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जा रहा था, तब ये आर्मी किलिंग्स देखने को मिली, आर्मी का ऑपरेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से आप कह सकते हो यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, एक बुक है जिसके अंदर नागालैंड एंड इंडिया करके एक बुक का नाम है, जहां पर इस तरीके से बताया गया कि जो AFSPA एक्ट है इसकी वजह से एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आम नागरिक है वो मारे जाते हैं। तो इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और क्या बताया है कि बहुत सारे सिविलियंस किलिंग्स हम लोगों ने देखे हैं पिछले मतलब 10 साल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सिविलियंस किलिंग्स को देखा, बहुत सारी जगह पर अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं। 1995 में इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स हुआ था, इनको एक तरीके से जो इनोसेंट सिविलियंस थे वो मारे गए थे CRPF के थ्रू, ठीक है। उसका साल 2000 में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 10 सिविलियंस यहाँ पर गन डाउन करे गए हमारे 8 असम राइफल्स के थ्रू। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे और भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। फिर 2004 के अंदर आप देख पाओगे क्या हुआ, 2004 के अंदर जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन है, इन्होंने यहाँ पर न्यूड प्रोटेस्ट किया, कि इसके सामने असम राइफल्स के सामने यहाँ पर एक न्यूड प्रोटेस्ट किया गया, कहाँ पर, कंगला फोर्ट के हेडक्वार्टर पर। क्योंकि वहाँ पर हुआ क्या था, एक तरीके से एक थंगजम मनोरमा, ठीक है, इनको एलिजिबली टॉर्चर किया गया, एक तरीके से ब्रूटली इनको किल कर दिया गया था सिक्योरिटी पर्सनल के थ्रू। इस बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको मतलब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगातार नजर आ रही है, और ऐसे काम होने के बाद जो आर्म फोर्सेस हैं इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस एक्ट के माध्यम से, कि हाँ भाई इनके पास पावर है तो ये काम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार फिर उसके बाद उस समय जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो इन्होंने एक स्टेप तो उठाने की कोशिश की थी कि हम लोग इस एक्ट को हटाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट को हटाने के बारे में चर्चा तो की गई, आगे कहानी बढ़ाई गई, लेकिन उसका एक कमेटी को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि बिल्कुल यहाँ पर जो ये AFSPA एक्ट है इसको हटा देना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब फाइनली बाद में जब बातचीत होती है उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं होता और AFSPA एक्ट को कंटिन्यू रखा जाता है, ये अभी भी काम करता है। फिर उसका 2016 में भी इसी प्रकार से आप कह सकते हो ये मुद्दा उठता है, 2 जज की जो बेंच है वो बैठाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यहाँ पर एक तरीके से जस्टिस मदन बी लकुर होते हैं और UU ललित होता है। ये दोनों मिलकर एक हिस्टोरिकल जजमेंट देते हैं, ये लोग दोनों मिलकर, कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्ट को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये जो एक्ट है ये लागू रहता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो असम के अंदर ये एक्ट तब से लागू रहता है और लगातार बहुत सारी किलिंग्स होती रहती हैं। तो यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा की गई है, भाई इन किलिंग्स को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट्स हैं ये आगे भी ऐसे होते रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली इनके थ्रू बताया गया। और यहाँ पर फिर उसके बाद इन्होंने फिर से एक और केस के बारे में चर्चा की है, तो बहुत सारे केसेस इन्होंने दिया कि अलग अलग साल में इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहे हैं लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि भाई 10 साल हो चुके हैं जो आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस ड्रैकोनियन लॉ को फेस कर रहे हैं, इस AFSPA एक्ट को फेस कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर ज़रूरत यह है कि इमीडिएटली इसको रिपील किया जाए, इमीडिएटली इस एक्ट को हटाया जाए और यहाँ पर जो लॉ है इसको हटाया जाए, और आर्म्ड फोर्सेस के पास जो पावर्स हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो ख़त्म की जाए। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी तरह से आर्टिकल समझ में आ चुका है, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।